हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके आए हैं भाग 3 का पार्ट नंबर 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है। पार्ट 1 में हमने 12 से लेके 18 अनुच्छेद तक देख लिया है। आज हम उसके आगे देखेंगे, ठीक है। थोड़ा हम आपका रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे। भाग 3 में संविधान की भाग 3 में क्या रखा गया है? मूल अधिकार, ठीक है। और वह मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके कहां तक वर्णन है? अनुच्छेद 35 तक, ठीक है। पूछा जाता है कि मूल अधिकार अगर पूछा जाए कि यह किस देश से लिया गया है, तो मूल अधिकार को लिया गया है आपके अमेरिका से, ठीक है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और फिर इसका संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और प्लस कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। देखिए, इसको हमने डिटेल में पढ़ाया है। पार्ट जो 1 देखना चाहे वो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 मूल अधिकार की देख के आइए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हम थोड़ा रिवीजन कराएंगे सिर्फ जल्दी जल्दी में। 18 तक हम एकदम तेजी से चलेंगे, उसके बाद लो गेयर लगा के चलेंगे, ठीक है। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और इसका संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। और मूल अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो प्रतिबंध आपका लगा सकता है कौन? प्रतिबंध लगा सकता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। प्रतिबंध कौन लगा सकता है मूल अधिकार पर? राष्ट्रपति। और इसको मूल अधिकार को, किसी मूल अधिकार को खत्म कौन कर सकता है? तो खत्म कर सकती है आपकी संसद। देखिए, ये सब हमने डिटेल में बताया, सिर्फ आप हम थोड़ा सा रिवीजन करा के फिर आगे अपना चलेंगे। फिर हमने 12 से लेकर 18 तक बता दिया। तो पहला अनुच्छेद नंबर 12 में क्या है आपका? अनुच्छेद 12 में हमने बताया था, अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? तो वो दी गई है आपकी अनुच्छेद 12 में परिभाषा, राज्यों की परिभाषा, ठीक है। राज्यों का अर्थ यहाँ से वो राज्य नहीं उत्तर प्रदेश, वो यहाँ राज्य का अर्थ है कि जैसे कोई बोर्ड है, यूपी बोर्ड, एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं वो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। उसमें भारत सरकार का कोई योगदान नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में बताया गया था अल्पीकरण, ठीक है। अल्पीकरण। फिर अल्पीकरण का अर्थ क्या होता है? अल्पीकरण का मतलब होता है कि जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं वो कैसे रहेंगे? सीमित रहेंगे। कि मतलब अब जैसे बोला जाए कि हमारा मूल अधिकार है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी के, अब पता लगे हमारा मूल अधिकार है, हम किसी के जबरदस्ती घर में घुस गए, तो हमारे मूल अधिकार की एक सीमा है कि हम उससे सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। देखिए, आपको डिटेल में पढ़ना है तो पार्ट 1 देख के आइए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 14 में क्या बताया था? अनुच्छेद 14 में बताया था विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, ठीक है। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है? कि कानून के सामने सभी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, ठीक है। फिर हमने अनुच्छेद 15 में क्या बताया था? अनुच्छेद 15 में बताया था कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर हम क्या नहीं करेंगे? जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है। जन्म स्थान के आधार पर हम क्या नहीं करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ये आपका अनुच्छेद 15 में कहा गया था। और अनुच्छेद 16 में हमने क्या बताया था? अनुच्छेद 16 में आपका बताया था लोक नियोजन। लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता। इसका मतलब क्या होता था? हमने इसका मतलब क्या बताया था? इसका मतलब बताया था कि सरकारी नौकरियों में सभी को क्या मिलेगी? सरकारी नौकरियों में समानता। सरकारी नौकरी में सभी को क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। बात समझ आ रही? सरकारी नौकरी में समानता, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 17 में हमने क्या बताया था? अनुच्छेद 17 में बताया था अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसका मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता का हमने इसका मतलब क्या बताया था? इसका मतलब बताया था कि अगर हम छुआछूत किसी से नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी के धर्म का है, हम उस पर छुआछूत नहीं करेंगे। फिर हमने अनुच्छेद 18 में क्या बताया था? अनुच्छेद 18 में बताया था उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। बात समझ आ रही है? उपाधियों का अंत का अर्थ हमने क्या बताया था? उपाधियों का अंत का मतलब क्या होता है? कि अगर आप विदेश से कोई भी उपाधि धारण करके आते हैं तो भारत सरकार उसको मान्य नहीं करेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अनुच्छेद 18 के अनुसार दंडित किया जाएगा। चलिए, हमने यहां तक बता दिया था, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी आए हैं। जिसको डिटेल में ये देखना है वो मेरी इसके पहले की वीडियो देख के आइए। और अब फिर आपको यहां से हम आज स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद नंबर 19 से। अनुच्छेद 19, ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या है आपका? अनुच्छेद 19 में ये देखिए, अनुच्छेद 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बोला जाता है संविधान की रीढ़। बात समझ आ रहा है? अनुच्छेद 19 को क्या बोला जाता है? संविधान की रीढ़। कई बार आपका क्वेश्चन बना है कि संविधान की रीढ़ किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है? संविधान की
ऋण। ठीक है, अनुच्छेद 19 कितने भागों में बटा है? अनुच्छेद 19 आपका बटा है 7 भागों में। अनुच्छेद 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3 और 19 का 4 और 19 का 5 और 19 का 6 और 19 का 7, ये कितने भागों में बटा गया है? 19 भागों में। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 19 के 1 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 1 के 19 के 1 में आपका है प्रेस की स्वतंत्रता है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई आदमी, जैसे कोई अब राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई अगर डेथ हो जाता है तो हम अपने कार्यालयों में या कहीं भी उसके नाम का हम मौन धारण कर सकते हैं, चाहे हम उतनी समय हम अगर अपने कार्यकाल के अधीन रहे। जैसे अब मान लीजिए हम पुलिस में हैं, अगर कोई राष्ट्रपति मर जाता है तो अगर हम चाहें तो हम अपना मौन धारण उसके जो है उसके मरने के उपलक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं? मौन धारण कर सकते हैं। ये हमारा मूलभूत अधिकार है, किसके अंतर्गत? 19(1) के अंतर्गत। ठीक है, तो हम किसी भी व्यक्ति के मरने पर मौन धारण कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति का क्या जला सकते हैं? पुतला। अब जैसे मान लीजिए देख रहे हो तुम लोग, जैसे अब मान लो इतने समय के बैठे उत्तर प्रदेश के जैसे योगी बाबा बैठन। अब योगी बाबा कोई भी दिक्कत करते हैं तो क्या होता है? केहू भी जाए उनका पुतला जलाए के हर हर योगी हर हर योगी का कहा था पुतला जलाए के योगी मोदी पुतले जलाए रही हैं। अब जैसे अखिलेश सरकार रही, कोनो दिक्कत करते ही, कोनो गड़बड़ी करते रही तो सब जने का 20 जने मिलकर उनका का कर देते रहन, कोनो चढ़ा पुतला फूक देते रहन। तो हमें इस ये किसमें स्वतंत्रता? अब जैसे अब तो नहन पता लाग कि उनका पुतला फूके जाते हैं, अगर ये स्वतंत्रता नहीं रही हो तो 19(1) में। अब जैसे किसी को हम पुतला फूकने जा रहे हैं, अब वो तो प्रधानमंत्री है, और अगर प्रधानमंत्री चाहे तो तुम्हारे ऊपर क्या कर सकता था? केस कर सकता था, है कि नहीं? लेकिन हमें स्वतंत्रता दी गई 19(1) में, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, मौन की स्वतंत्रता दी गई है, और किसी का भी हम क्या फूक सकते हैं? पुतला फूक सकते हैं। और उसके बाद इसमें आपकी है मीडिया की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है 19(1) में। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि मीडिया की स्वतंत्रता किसमें दी गई, तब देखता ना हुरिया पूछ लेते हैं सामने, हाँ बोला कौन दिक्कत करे है। तो मीडिया की स्वतंत्रता किसमें दी गई? 19(1) के, कि मीडिया किसी से भी, किसी पर्सन से भी वो चाहे तो क्या बोल सकता है? उससे क्वेश्चन जवाब तलब का ले सकता है। और मीडिया चाहे तो किसी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सबके सामने वो उनसे सवाल जवाब कर सकता है। 19(1) में ये कहा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 19(2) में क्या कहा गया है? 19(2) में आपका रखा गया है सभा का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अब हम 10-20 लोग मिलके कहीं भी जाके अपना शांतिपूर्वक, ऐसे ना बक तमाम चौमन चल बैठिए सभा करे, कैसी सभा है 19(2) में? सभा का मतलब क्या होता है कि हम शांतिपूर्वक कोनो हथियार लाइक ना आराम से 10-20 जने मिलके हम सभा कह सकी थे। सभा का मतलब जैसे अब सभा सोचा कि जैसे कोनो दिक्कत होता है, जैसे मान लो कर्मचारी हैं, कोनो मिली में कोनो दिक्कत है तो ढेर के कर्मचारी मिलके सभा बुलाओ थे, कहिए ई दिक्कत बा, तो वो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि आप शांतिपूर्वक किसी भी देश के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं? आप कहीं भी जुट के सभा कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? संगठन बनाने की छूट दी गई है। क्या करने की छूट दी गई है आपकी? संगठन बनाने की छूट। अब संगठन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी हम अपना शांतिपूर्वक, अगर वो लोक हित में है तो हम कोई भी संगठन बना सकते हैं। जैसे अब इतने समय तौर से देखो तो होगा कि हिंदू युवा वाहिनी 40-50 जने जुटी हैं, चाहे उनका क्यों न जानत रहे, लेकिन कहीं हम हिंदी युवा वाहिनी भैया अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन बनावे के, तो संगठन बनाने का अधिकार 19(3) के अंतर्गत है कि आप संगठन बना सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक। जैसे हमने उदाहरण बताया, हिंदू युवा वाहिनी बा, बजरंग दल बा, ये सभी क्या है? संगठन है। 10-20 जने मिलके, आप देखिए बहन, छोट लड़कियां बहन जो है जेका बहन क्यों न जानते हो, वो सब लिखी है किंग 8811, किंग 1925, तो वो संगठन शांतिपूर्वक बना सकते हैं। वो किसमें कहा गया? अनुच्छेद 3 के, एक पड़ाका मारत गिर पड़ी है लेकिन संगठन बना होता है, तो वो किसमें कहा गया? अनुच्छेद 19(3) में कहा गया कि आप शांतिपूर्वक क्या बना सकते हैं? संगठन बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 19(4) में क्या बताया गया है? घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। घूमने का मतलब क्या है? घूमने की स्वतंत्रता कि आप देश के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं? टहल सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा ये अल्पीकरण, अनुच्छेद 13 में ध्यान रख के आप किसी भी देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 13 ध्यान में रखना चाहिए। अब पता लगा घूमने की स्वतंत्रता मिली है तो घुसिए दूसरे बेडरूम में, सो बेचारा खड़ा होइए, कहा भैया कहाँ घुसा है, तो आपकी एक सीमा दी गई है कि आप उस सीमा के अंतर्गत रहेंगे, जबरदस्ती कहीं नहीं घुसते आएंगे। तो आपकी जो स्वतंत्रता है वो एक लिमिट है, और आप पूरे भारत देश में क्या कर सकते हैं? 19(5) में देखिए, 19(5) में क्या है? बसने की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब, बसने की स्वतंत्रता का मतलब आप किसी भी देश के किसी भी कोने में जाके बस सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए आजाद रहन बंबई में जाके 2 कमरा ले हैं,
अब अगर ये बसने की स्वतंत्रता नहीं होती, बंबई वाले वहां कमरा दुई पड़ाका मार भगा देते हैं। तो 19(5) में कहा गया है कि आप किस देश के किसी भी कोने में जाके शांतिपूर्वक बस सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक अपवाद था, क्या? जम्मू कश्मीर। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में हम नहीं बस सकते थे, लेकिन अब क्या है, वहां 370 हट गई है। अब कोई भी आम आदमी, आम नागरिक भी जाके जम्मू कश्मीर में क्या हो सकता है, बस सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 19(6) में क्या है, 19(6) में आपका है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, पहले ये हमारा मूल अधिकार था, लेकिन अब उसको अनुच्छेद 6 में रखा गया है। और संपत्ति के अधिकार में क्या कहा गया है कि अगर भारत सरकार चाहे तो हमारी संपत्ति के अधिकार को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। जैसे अब मान लो पहले हमारा रहा संपत्ति का अधिकार, पता लगा हमारे खेते में कि कोनो सड़क जाए लगा, तो कोई सड़क अगर पहले जाती थी, अब हमारा संपत्ति का अधिकार था, हम रोक दे, हटियो, जाए न दे, चाहे जो हो जाए, बवाल हुई जाए न दे। तो संपत्ति के अधिकार में क्या था, पहले संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था, लेकिन मूल अधिकार से हटा के इसके अनुच्छेद 19(6) में रखा गया है कि अगर सरकार चाहे तो लोक निर्माण में आपके संपत्ति आपके सरकार को दे दी गई। सरकार चाहे तो आपके खेत में से क्या ले जा सकती है, सड़क ले जा सकती है, आप उसमें रोक नहीं कर सकते। सरकार चाहे तो आपके खेत में कोई भी अगर सार्वजनिक कार्य हो वो कर सकती है, आप रोक ना सकता। ना पहले का हो रहा जबरदस्ती कर देता, न जाए देता का कर, लेकिन संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा के इसको क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 19 में कह दिया गया कि अगर सरकार चाहे तो आपके संपत्ति के अधिकार को क्या कर सकती है, कब्जा कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है अनुच्छेद 19 का 7, क्या है, व्यवसाय से संबंधित है। व्यवसाय का मतलब क्या होता है कि आप देश के किसी भी कोने में जाके, किसी भी देश के किसी भी कोने में जाके क्या कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय आप जैसे मान ला, जैसे हम कोनो कोने में जाके, केहू भी देश के पूरे कोने में जाके कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये अनुच्छेद भागों में बटा है 3 भागों में, 20 का 1, 20 का 2, 20 का 3। 20 के 1 में क्या है, 1 में है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करे, 20(1) में क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, अपराध करता है तो जितनी समय वो अपराध करेगा, अपराध के समय का दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति आज अपराध करता है, अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है आज जैसे किसी को मार दिया, किसी को मार डाला। अब वो आज की डेट में, आज की डेट है कितना आपका, जो भी डेट है आज है दिसंबर चल रहा है, ठीक है, आज दिसंबर चल रहा है। अब मान लीजिए आज के डेट में अगर हम किसी व्यक्ति को मारते हैं तो हमारे लिए 20 साल की सजा है, बात समझ आ रहा है। आज अगर किसी व्यक्ति को मारते हैं तो हमारे लिए कितने की सजा है, 20 साल की सजा है। लेकिन अब यही पता लगे उनके ऊपर केस चलेगा, दिसंबर में मारे रहने को केस चलत चलत बीजिए जनवरी आई है। अब जनवरी में ये जो 20 साल की सजा है वो किसमें बदल गई है, फांसी में, बात सुना रहा। अब वो सजा क्या हो गई है, पहले दिसंबर में क्या था कि केहू को मार देते रहे, 20 साल की सजा फांसी की रही, मतलब 20 साल की सजा मिल रही। लेकिन अब जनवरी में क्या हुआ, संविधान में संशोधन हुआ और केहू को मारे की सजा क्या हुई है, केहू को अगर मरबत फांसी मिलता है, ठीक है। तो वो अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है कि अगर आप जो दिसंबर में जिसको मारे हैं वो अगर आपकी जनवरी में सजा सिद्ध होती है तो आपको दिसंबर का 20 साल की सजा मिले, ना कि तो का फांसी मिले। आप केहू दिसंबर में मारे हैं तो का 20 साल की सजा हो, काश से संविधान में बदल उठा हुआ कब मारे सजा फांसी हुआ। तो वही कहा गया है कि अपराध के समय जो दंड विधान लिखा रहेगा, अपराध के समय वही दंड तुमको दिया जाएगा, वो लिखा गया अनुच्छेद 20(1) में, बात सुनना रही है। चलिए अनुच्छेद 20(2) में क्या है, अनुच्छेद 20 के 2 में आपका क्या है, एक अपराध की एक सजा, ठीक है, एक अपराध की क्या है, एक सजा। इसका मतलब क्या होता है कि एक अपराध की एक सजा का मतलब होता है कि जैसे अब मान लीजिए जैसे हमने किसी को आज किसी के घर में चोरी कर लिया है ना, एक अपराध की एक सजा का मतलब जैसे चोरी कर लिया और हमारा चोरी जो हुआ वो सिद्ध हुआ। अब मान लीजिए हम 1 साल की सजा काट लिए, अब जज ने हमें क्या किया, इस चोरी के लिए हमको 1 साल का क्या दे दिया है, दंड दे दिया है। अब जेकरे घर में चोरी करे पता लगा 2 साल बाद उनके दिमाग में फिर आई हमारे घर में चोरी करे रहा, दुश्मनी बा, फिर चलिए हम एक केस करी, फिर 1 साल की सजा पाओ। तो ये कहा गया अनुच्छेद 20(2) में कहा गया कि अगर आप एक अपराध की एक बार ही सजा पाएंगे, जैसे एक बार चोरी के 1 साल की सजा मिला तो 1 साल के सजा के बाद वो हमारा चोरी वाला खत्म हो गया। अब अगर उसी चोरी के अनुसार अगर कोई हमको फिर दंड देना चाहे तो वो फिर हमें दंड नहीं मिलेगा। ये कहा गया 20(2) में कि एक अपराध के लिए केवल 1 बार सजा सुनाई जाएगी, 2 बार नहीं, बात सुना रही है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 20(3) में। अनुच्छेद 20(3) में क्या कहा गया, गवाही की स्वतंत्रता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम जैसे मान लीजिए हमने किसी को मार दिया, अब पता लगा हम गरीब है,
और एक जने अमीर हैं। अब पता लगे कि ये दोनों लोग एक ही गाड़ी पे जा रहे थे। अब ये अमीर ने क्या किया, किसी आदमी को गोली मार दिया। अब गोली मार दे हैं, इनके पास पैसा बा, इन्हों इनके साथे हैं। अब पता लगा कोर्ट में ये अमीर जोन है, पता लगा पुलिस से कहन हम गोली ना मारे, ये गरीब वाला आदमी है गोली मारे। अब भाई इनके पास पैसा बा, इनके पास पैसा ना बा। अब दोनों जने पुलिस के पास गए। पुलिस के पास ये अमीर वाला कहा बा इन्हें मारे ना गरीब, जबकि गरीब नहीं मारा, मारा कौन है, अमीर। अब इसके पास पैसा है। अब जैसे मान लो गोली मारे हैं, अब इनका है पुलिसन से कि गरीबे आदमी को इतना मारा कि खिलाफ गवाही दे दे अपने खिलाफ कि हम जौन है हम ही मर्डर के हैं। तो पुलिस वाले एक खूब मरी है, जबरदस्ती मार मार के गोलवाई रही है। जैसे अमीर आदमी पैसा दे दे पुलिस के, अब गरीब आदमी को मार को गुलवाई ले को गोली, तो जबकि वो गोली ना मारेगा। तो अनुच्छेद 20(3) में यही सब जो है ध्यान में रखते हुए कहा गया कि अगर तुम अपने खिलाफ कोर्ट में गवाही देते हो तो वह नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? अब जैसे पुलिस वाले हमसे जबरदस्ती मार के करवाए हैं कि गवाही दा हमें गोली मारे है, तो हमारे ऊपर अगर दबाव पड़बत हम भाई अपने जान खातिर कहेंगे, तो संविधान में कहा गया कि तुम किसी अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, तुमको दूसरे आदमी को लेके आना होगा। ये कहा गया अनुच्छेद 20(3) में। बात समझ में आ रही है? चलिए, आपको यहां तक बेहतर समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अनुच्छेद 21 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अनुच्छेद 20 का, फिर हम आगे चले अनुच्छेद 21 में क्या है आपका। चलिए अनुच्छेद 21 में चल रहे हैं। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में क्या है आपका? अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब होता है कि संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मर नहीं सकता, उसकी प्राणों की रक्षा कौन करेगा? संविधान करेगा। बात समझ में आओ तुमने कि अगर तू मरे चाहा तो संविधान कहा तू मरबा ना, अगर मरने की कोशिश करोगे तो संविधान तुम्हें क्या देगा? सजा देगा। तो संविधान में कहा गया कि प्राण का मतलब क्या है कि संविधान में कहा गया कि संविधान तुम्हारे प्राणों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। इसी रक्षा के अनुसार अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है? आत्महत्या करता है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, अगर कोई व्यक्ति किसी को हत्या के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है, अगर कोई व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाता है, तो उसके लिए सजा दी जाती है। क्यों सजा दी जाती है? क्योंकि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि संविधान तुम्हारे प्राणों का रक्षक है। तो अगर आप आत्महत्या करते हैं, तो अगर आत्महत्या आप मरने की कोशिश करेंगे, लेकिन संविधान क्या कह रहा है? तुम्हें जीना है। तो अगर तुम मरने की कोशिश करोगे तो तुम संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। तो इसलिए अगर तुम आत्महत्या की कोशिश करते हो तो संविधान तुम्हें क्या देगा? सजा देगा। बात समझ आ रही? क्यों सजा देगा? क्योंकि अनुच्छेद 21 में कहा गया कि संविधान तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। अगर तुम अपना प्राण लेना चाहो तो वो भी नहीं ले सकते सुकून से, न जिए देंगे न मरे देंगे। तो संविधान कहता है कि अगर तुम आत्महत्या की कोशिश करोगे तो तुम्हें क्या करेगा? जो है संविधान दंडित करेगा। अगर तुम किसी की हत्या करते हो, अगर तू दूसरे को मार दिया, अब संविधान कहा तो ना ही सबका जी का अधिकार है। अब तुमने किसी की हत्या कर दी, तो अगर तुमने किसी की हत्या की तो अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राणों की रक्षा, सबकी प्राणों की रक्षा संविधान करेगा। इसलिए अगर तुम किसी की हत्या करके जान लेते हो तो संविधान तुम्हें क्या देगा? दंड देगा, क्योंकि संविधान का तुम उल्लंघन कर रहे हो। फिर उसके बाद अगर तुम किसी की हत्या के लिए प्रेरित करते हो या आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हो, तो वो भी तुम्हें संविधान क्या करेगा? सजा देगा, क्योंकि संविधान बोल रहा है हम तुम्हारे प्राण की रक्षा करें। फिर उसके बाद अगर तुम गाड़ी में हेलमेट नहीं लगाते हो, अब हेलमेट ना लगाया, पता लगा टकराए, कहूं मर गया। अब सोचा संविधान इतना सीधा वक्त तो मरे ना दे चाहत बा। अगर तुम हेलमेट नहीं लगाते तुमको चालान करता है। क्यों चालान करता है? क्योंकि संविधान कह रहा है कि हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। अगर तुम मर जा रहे हो तो संविधान का उल्लंघन करोगे, इसलिए हेलमेट लगाया जाता है। अगर बोल दिया सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट का मतलब क्या है? जैसे 4 चक्का में बैठे आप गाड़ी लड़िए, तो सीट बेल्ट अगर लगाया रहा हो तो सेफ्टी रहे, मरबन है। अगर सीट बेल्ट ना लगाओ थे, यही कारण पुलिस वाले तो का करते हैं, दंडित करते हैं। कहा 21 में कहीं वक्त प्राण की रक्षा द्वार के करे संविधान करे। बात समझ। फिर उसके बाद यहाँ पे आती है बात दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। अब दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, ये बात पहले समझ में आयो। दैहिक स्वतंत्रता में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो एकांतवास में रह सकता है। एकांतवास में जैसे अब मान ले कि अपने घर से विरक्त तो एक साधु बनिए, साधु बनने का, अब साधु बनिए तो उसका मतलब वो एकांत में रह रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह एकांतवास में रह सकता है, ये कहा गया अनुच्छेद 21 में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा गया आपका? फिर आपकी है प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब क्या होता है? प्राइवेसी का मतलब होता है निजता।
अब प्राइवेसी का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज अपना प्राइवेसी में रखना चाहें, अब जैसे मान ला हमार कोनो चीज जैसे कोनो भी बात बा हम अपने प्राइवेसी में रह सकी तो हमसे क्यों जबरदस्ती ना बुलवा सके। बात समझ में आ रही है। ये कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 21। जैसे प्राइवेसी का मतलब, अब जैसे मान लो पुलिस वाले हमका पकड़े, पुलिस वाले हमका पकड़ लेन, हमार मोबाइल का कहलेन छीन लेन। अब मोबाइल हमार छीनेन और हमसे जबरदस्ती का कहा था अपन पासवर्ड बताओ रे, तो हमें प्राइवेसी दिया गया है, निजता हमारा अधिकार है कि हम पुलिस को अपनी प्राइवेसी नहीं दे सकते, अपने मोबाइल का पासवर्ड न बताए, हमारा कुछ भी उखाड़ ला। तो ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 21 में, कि जो है वो प्राइवेसी दी गई कि कोई भी व्यक्ति अपना एक निजी, अपना प्राइवेसी वो खुद रख सकता है, अगर वो किसी को चाहे बताए या किसी को चाहे ना बताए। ठीक है। फिर उसके बाद एक है व्यभिचार। व्यभिचार, ये व्यभिचार का मतलब क्या होता है? व्यभिचार का मतलब क्या होता है कि जैसे पहले क्या था कि जब शादियां होती थी, जैसे अब शादी किए, एक पति है और एक पत्नी है, बात सुना रही है, पति पत्नी ने शादी किया। पहले क्या था? संविधान में कहा गया कि जो पति है वो किसी तीसरे पर्सन से, किसी तीसरी औरत से क्या कर सकता है? किसी तीसरी औरत से वो संबंध रख सकता है। पहले संविधान में ऐसा था कि व्यभिचार का मतलब क्या है कि अगर शादी हुई, पति और पत्नी है, तो पहले ये अधिकार दिया गया था कि पति अगर चाहे तो किसी तीसरी औरत से क्या कर सकता है? संबंध रख सकता है, संविधान उसको दंडित नहीं करेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, अभी जल्द ही में लगभग 1 साल बीता है कि इस जो ये वाला सिस्टम है ये दोनों के लिए लागू कर दिया गया, पति और पत्नी दोनों के लिए लागू कर दिया गया। कि मतलब अगर पति भी चाहे तो किसी से अलग पर्सन से संबंध रख सकता है, अगर पत्नी भी चाहे तो किसी भी व्यक्ति से क्या रख सकता है? संबंध रख सकता है। अनुच्छेद 21 आपका देता है ये प्रावधान। अगर आपको दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको इतना किया जा सकता है कि अगर पत्नी आपके खिलाफ कार्यवाही करती है तो आपके खर्चा देना बंद हो जाएगा। ना तो पति, अगर पत्नी ऐसा करती है तो पति आपको खर्चा नहीं देगा, अगर पति ऐसा करता है पत्नी चाहे तो आपको खर्चा नहीं दे सकती, लेकिन आप उसको दंडित नहीं किया जाएगा। संविधान में यह कहा गया है कि आप दोनों पर्सन ही क्या रख सकते हैं? अलग व्यक्ति से संबंध रख सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये आज यहां तक इतना ही, फिर आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।